हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.2 को वन शॉट में सीखने वाले हैं। पहले इसका बेसिक जानेंगे, सारे उदाहरण करेंगे। उदाहरण बहुत ही तगड़े हैं और इनमें से ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे छोटे और बड़े नंबर में जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको तो करना ही करना है और प्रश्नावली तो करेंगे ही करेंगे। तो पहले बेसिक समझेंगे जो कि बहुत ही आसान है, उसके बाद हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये प्रश्नावली बहुत आसान है और यहाँ से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 5 नंबर का, बड़े नंबर में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? वो टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे। देखो बच्चों, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जितना कॉन्सेप्ट आपको चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। मैं आपको आईआईटी लेवल की तैयारी यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड्स की तैयारी करा रहा हूँ। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई फलन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ में हमें चेक करना है वर्धमान ह्रासमान, तो उसके लिए फलन को हमें करना होता है एक बार अवकलन, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी फलन आपको दिया जाएगा, प्रमेय की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास तो एक फलन है f और क्लोज इंटरवल आपको ए वी पर वो फलन सतत है और विवृत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल पर ये फलन क्या है? अवकलनीय है, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे जो प्रश्न आएगा उसमें हमें ये सब चीज़ चेक नहीं करना होता है, ठीक है। तब क्या होता है, 3 केस है आपके पास। पहला केस क्या है कि क्लोज इंटरवल में जो फलन f है वर्धमान होगा अगर जो भी आप x ले रहे हो इस इंटरवल से, उसमें क्या होना चाहिए कि f डैश x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर f डैश x का मान इस इंटरवल पर, किस इंटरवल पर? ओपन इंटरवल पर पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वर्धमान, पॉजिटिव वर्धमान। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अधिक। वर्धमान का मतलब एक तरीके से समझिए कि ज्यादा, ठीक है। दिमाग में इशारा दीजिए उसको, अभी ग्राफ बना के भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर उस इंटरवल पर जो आपके पास है वहां से कोई भी एक पॉइंट लेते हो x और एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाता है? 0 से बड़ा आ जाता है, तो फलन वर्धमान होगा। 0 से छोटा आता है तो ह्रासमान होगा। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आता है तो क्या होगा? ह्रासमान होगा। अगर 0 आ जाता है, सपोज करो कि 0 आ गया, तो क्या होगा? अचर फलन होगा। ना तो वो वर्धमान होगा ना ही वो ह्रासमान होगा, तब वो फलन क्या होगा? अचर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो मेन ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि वर्धमान फलन ह्रासमान फलन का कॉन्सेप्ट चित्र की मदद से, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वर्धमान फलन, ठीक है, वर्धमान फलन। देखिए, वर्धमान फलन क्या है? अगर मैं चित्र बना के समझाऊं, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है। सो मेरे पास क्या है? एक फलन है वर्धमान फलन, ठीक। तो मेरा ये वर्धमान फलन है, ये मैंने y बराबर एफ एक्स करके एक फंक्शन लिया। देखिए ये फलन यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, तो ये वर्धमान है। अगर वर्धमान फलन का क्या होता है कि एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान क्या होता है? 0 या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये वर्धमान फलन है। और एक वर्ड लिखा आता है निरंतर वर्धमान। क्या लिखा आता है? निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन। अगर इसका मैं चित्र बना के दिखाऊं तो क्या होगा? देखो दोस्त, निरंतर वर्धमान मतलब ऐसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, y बराबर एफ एक्स। अगर इस चित्र में देखोगे तो ऐसा पॉइंट नहीं, सीधा तीर की तरह किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? निरंतर वर्धमान। इसके लिए मैथमेटिक्स
में क्या होगा कि अगर इसमें क्या होता है ना, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होना चाहिए स्ट्रिक्टली। यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा होने पे क्या होता है? वर्धमान फलन। अगर 0 से बड़ा है पूरा तो इसे बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी का उलट कर दो, इसी का उलट कर दो तो वर्धमान की तरह ह्रासमान भी आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। ठीक है, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ये x, ये अपना y डैश x डैश। ठीक है, ह्रासमान की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो ये एक फंक्शन है, नीचे आ रहा है। ठीक है, टूटते हुए नीचे आ रहा है। तो ये हमारा, ये जो मैंने चित्र बनाया नीचे आ रहा है, देखो पहले नीचे आया, फिर यहाँ टूटा, फिर नीचे आया। तो इसमें क्या होता है? एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से छोटा होता है। ठीक है, 0 या 0 से छोटा होने पे उसे हम ह्रासमान फलन कहते हैं। और दूसरा अगर मैं चित्र पर दिखाऊं, निरंतर ह्रासमान, निरंतर लगातार निरंतर ह्रासमान फलन। अगर इसका हम चित्र बना के दिखाएं आपको, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, समझने से मतलब है, जैसे लगातार घट रहा है, ये ले लिया, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये y बराबर है, मैंने एफ एक्स करके ले लिया। अब देखिए नीचे लगातार नीचे आ रहा है, तीर की तरह लगातार कम हो रहा है। तो ये क्या? निरंतर ह्रासमान फलन का एक उदाहरण हो गया। इसका मैथमेटिक्स कंडीशन क्या होता है कि एफ डैश एक्स का मान स्ट्रिक्टली 0 से छोटा होता है। जब 0 देखो बराबर का चिन्ह है, 0 या 0 से बड़ा तो वर्धमान फलन। अगर 0 से बड़ा है स्ट्रिक्टली तो निरंतर वर्धमान फलन। अगर 0 या 0 से छोटा है तो ह्रासमान फलन। 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान फलन का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से बन गया। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, लेकिन पूरे प्रश्नावली के प्रश्नों में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रस्ट कीजिए मेरे पे। एक बार में मैं आपको सारा चीज़ सिखा दूंगा सबसे आसान तरीके से। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक तो वैसा कुछ बताया है नहीं, बस कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ कि भैया इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, वेलकम मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ कुछ फिगर भी दे रखा है मैंने, ये एनसीईआरटी की फिगर है। देखो ये वर्धमान फलन है, ऊपर जा रहा है लगातार। ये ह्रासमान फलन है, देखो लगातार नीचे आ रहा है। ये क्या है? अचर फलन है। अचर फलन क्या है? ना तो देखो ऊपर जा रहा, ना ही नीचे आ रहा है, फिक्स है, इसकी लाइनिंग फिक्स है, तो इसे हम अचर फलन कहते हैं। अचर फलन में क्या होता है? एफ डैश एक्स का मान, अचर फलन में क्या होता है कि एफ डैश एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर किसी फलन का अवकलज करने पर 0 आ रहा है तो समझ जाओ कि वो क्या फलन है? एक अचर फलन है, ना तो वो वर्धमान है ना ही वो ह्रासमान है। ठीक है, अभी हम उदाहरण करेंगे और मैं आपको बता दूं इन उदाहरण बहुत ही तगड़े हैं। ठीक है, और इस उदाहरण में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड में, तो आपको पता है 7 सेट बनते हैं, 7 सेट। आपके नसीब में कौन सा सेट है आप नहीं जानते। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड में आता है ये प्रश्न। ठीक है, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये यूपी के लिए या बिहार के लिए, जी नहीं, ये सब के लिए है। ओके, चलिए ये प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, बड़े भाई की तरह गाइड करता हूँ। आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, कि जो बच्चे ना सिर्फ प्रश्नों को रट रहे हैं और प्रश्नावली कर रहे हैं, बच्चे उदाहरण नहीं कर रहे हैं। अंदर की बात यह है कि उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उदाहरण ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस साल पेपर जो बना था 60% क्वेश्चन आपके उदाहरण से लिए गए थे और बाकी 30% क्वेश्चन प्रश्नावली से लिए गए थे और 10% क्वेश्चन बैंक से थे। तो ध्यान रखिए, उदाहरण को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सबके सारे चैप्टर्स के सारे उदाहरण आपको आने चाहिए। सारे उदाहरण नहीं भी कर रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो करना ही करना है। जैसे ये उदाहरण पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 7 कह रहे दिखाइए कि ये जो प्रदत्त फलन है
आर पर एक वर्धमान फलन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में आता है, हो सकता है 2 नंबर में भी दे दे, लेकिन आता जरूर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएंगे हल में। अब इसने प्रश्न में क्या बोला है कि आपको क्या दिखाना है? वर्धमान फलन है। क्या बोलना है? वर्धमान फलन। वर्धमान फलन क्या होता है? अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, अगर उससे आप धनात्मक, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, अगर आप एक बार अवकलज करते हो फंक्शन का और उसे आप दिखा देते हो कि भैया वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फलन क्या हो जाएगा? वर्धमान। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ह्रासमान। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हल पे। क्या दिया है वो हम लिखेंगे, दिया है, जैसे एग्जाम की कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है, हमें दे रखा है फलन एफ एक्स, क्या दे रखा है? 7x - 3। यहाँ आर का मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, तो जो भी फलन दिया जाता है आपको क्या करना है? वर्तमान ह्रासमान वाले फलन प्रश्न में आपको जो भी फलन दिया जाएगा आपको एक बार अवकलज करना ही करना है। और इसके बाद आने वाले जितने भी प्रश्नावली है 6.3, उसके बाद विविध, सारे प्रश्नों में आपको एक बार अवकलज करना ही करना है। तो ये हैबिट में आ जाएगा। अब जो भी फंक्शन दिया गया एक बार अवकलज कर देंगे। एफ डैश एक्स करो, 7 कांस्टेंट बाहर, एक्स का अवकलज 1, 3 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0 होता है। एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया? 7 एकम 7। अगर यहाँ x होता तो x की जगह पे मैं रख के दिखाता। x है क्या? नहीं है, यहाँ x आया ही नहीं। एफ डैश एक्स वाले फलन में 7 आ गया। क्या आ गया? 7 आ गया। तो 7 क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, चूंकि ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या है दोस्त? 0 से बड़ा है। ये क्या है दोस्त? ये धनात्मक है ना। 7 क्या है? धनात्मक है। धनात्मक को हम कैसे लिखेंगे? एफ डैश एक्स का मान 0 से अधिक है, अतः x बराबर r पर फलन वर्धमान है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, एक बार में आ गया होगा, एक बार में आ गया होगा। सिंपल क्या किया था? जो फलन हमें दे रखा था उसका हमने एक बार अवकलज कर दिया। हमने देखा कि भैया ये तो धनात्मक है, और हम जानते हैं कि भैया एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आता है तो फलन क्या होता है? वर्धमान होता है। सिंपल, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। जी हाँ, इस साल भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था 1 नंबर में। ठीक है, एक बच्चा का कमेंट कर रहा है, आशीष सर प्लीज़ बताइए कि 100 नंबर लाने के लिए हम क्या करें। तो प्लीज़ अभी वीडियो देखो, 100 नंबर लाने के लिए क्या करते हैं मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? किसी भी बच्चों को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर में ही आएगा, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आता। यार दिखाइए कि ये जो प्रदत्त फलन है, अब की बार फलन थोड़ा बड़ा कर दिया गया। एक्स फिर से कहाँ से आ रहा है? वास्तविक संख्या से आ रहा है। आर पर क्या है? एक वर्धमान फलन है। फिर से आपको इस वाले प्रश्न में क्या दिखाना है कि आर हमारा एक वर्धमान फलन है। तो हमें क्या करना होगा? जो भी फलन दिया गया है उसको एक बार अवकलज करना होगा, और हमें यह दिखाना होगा कि भैया ये पॉजिटिव है, क्योंकि वर्धमान फलन में क्या होता है? एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है। यही अपने को दिखाना है। देखिए बड़ा आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हल में आ जाएंगे। दिया है फलन क्या दे रखा है अपने को? एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 4x, ये हमें दे रखा है। क्या करना होता है? जो भी फलन दिया जाता है हमें उसका क्या करना होता है? एक बार अवकलज करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख देंगे। डैश का मतलब एक बार अवकलज कर रहे हैं। 3 सामने आ जाएगा, 1 घात कम हो जाएगी, 2 सामने आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 घात कम हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4। एक्स का अवकलज 1। सभी बच्चों को अवकलज आना चाहिए, ये नहीं कि आपको अवकलज आता ही नहीं है, आप अवकलज के अनुप्रयोग पढ़े जा रहे हो। अवकलज आता है तभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अनुप्रयोग। ध्यान रखना ये चीज। अब हमें पता है हमें क्या करना है? सिद्ध करना है।
हमें पता है हमारा उत्तर क्या है, वर्तमान फलन लाना है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भाई कैसे वर्तमान फलन होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप हमारा x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है वास्तविक संख्या से, और वास्तविक संख्या में प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, ठीक है, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। तो मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप x का मान एक प्लस के दो ले लो, और एक बार x का मान आप माइनस का एक ले लो, और ये मान आप यहाँ रख के देखो x की जगह पर। दोनों ही स्थिति में आपका x की जगह पर दो रख के देखो, एक पॉजिटिव मान आ रहा होगा, x की जगह पर माइनस का एक रख के देखो, पॉजिटिव मान आ रहा होगा 100%। दोनों ही परिस्थितियों में मैं रख के दिखा दूँ, रख के दिखा देता हूँ। देखो मैं दो रख के दिखाता हूँ, तुम कुछ भी सोच सकते हो। 3x की जगह पर दो रखेंगे, पूरा रख के दिखाऊंगा ताकि कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। 4 4 3 12, 6 दूनी 12 प्लस 4, तो यहाँ 4 बचा। 4 क्या एक धनात्मक राशि है, x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। माइनस रख के भी देख लेते हैं, तुम्हारे मन में कुछ भी आ रहा हो, बट्टे में, दशमलव में, माइनस का प्लस का कुछ भी आ रहा हो x का मान, वो आप यहाँ रख के देख लो। मैंने एक प्लस का भी रख के दिखा रहा हूँ, एक माइनस का भी रख के दिखा रहा हूँ। तुम्हारे मन में कोई भी मान आ रहा है वो भी रख सकते हो, प्लस माइनस का कुछ भी। देखो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। देखो मैंने x का मान 2 भी रखा है, एक बार माइनस का भी रखा, दोनों ही परिस्थिति में क्या रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इससे ये पता लग गया कि हम x का कोई भी मान अगर हम वास्तविक संख्या से लेंगे, ठीक है, ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, x बराबर r पर f डैश x का मान क्या आ रहा है, दिखाया मैंने आपको, क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, यानी कि 0 से बड़ा आ रहा है। अतः फलन वर्धमान है। यही आपको सिद्ध करना था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से बन गया, इतना इजी क्वेश्चन है। क्लियर? ये चीज आपको एग्जाम में नहीं दिखानी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि भाई तुम समझ जाओ, आपको बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हाँ, अगले उदाहरण पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रश्नावली हम करेंगे 6.2 6.3 के भी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के विविध प्रश्नावली के उदाहरण, विविध उदाहरण होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उदाहरण सारे कराऊंगा, ठीक है। अगर कुछ कुछ उदाहरण मुझे लगेंगे कि भाई अबाल बवाल है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उदाहरण में एक भी नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है cos x इस इंटरवल में ह्रासमान होगा, इस इंटरवल में वर्धमान होगा, और इस इंटरवल में ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में है। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा अरे भैया कितना ही टफ होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया गया अपने को, फलन fx अपने को क्या दे रखा है दोस्त, cos x दे रखा है, ये फलन अपने को दे रखा है, ठीक। क्या करते हैं हम, एक बार अवकलज करते हैं, जो भी फलन दिया जाता है हमें एक बार अवकलज करना होता है। cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा फलन वर्धमान है ह्रासमान है, कौन डिसाइड करता है, f डैश x डिसाइड करता है, ये डिसाइड नहीं करता cos x, कौन डिसाइड करता है, f डैश x का मान अगर पॉजिटिव होगा तो वर्धमान होता है, नेगेटिव होगा तो ह्रासमान होता है। अब की बार हमें अंतराल दे रखे हैं, ठीक है। अब की बार हमें क्या दे रखा है, अंतराल। तो देखो बच्चों, अंतराल के बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ क्या होता है, 0 होता है, यहाँ क्या होता है, π/2 होता है, यहाँ क्या होता है, पाई होता है, यहाँ क्या होता है, 3π/2 होता है, यहाँ क्या होता है, 2π आ जाता है। फिर से ये मेरा पहला चतुर्थांश है, जहाँ एक ट्रिक होता है याद करने का, आफ्टर स्कूल
टू कोचिंग। आफ्टर का मतलब क्या होता है कि सारे मान पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे दूसरे वाले में। टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे चौथे में। बाकी सब उनके अलावा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये आप जानते हैं। तो जीरो से अगर पाई की बात करें, जीरो से पाई, जीरो से पाई कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से पाई में। ठीक है, जीरो से पाई में देखो, पहले वाले में आ जाते हैं। जीरो से पाई में, अगर जीरो से पाई में देखो यहाँ से यहाँ तक, तो दो चतुर्थांश आ रहे हैं। जीरो से पाई बाई टू आ रहा है, पाई बाई टू से पाई आ रहा है ना। ये नहीं कि जीरो से पाई कुछ आ जाए। जीरो से पाई में आने के लिए आपको दो जगह से गुजरना पड़ेगा, दो चतुर्थांश से गुजरना पड़ेगा। जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई। ठीक है ना। तो जीरो से पाई बाई टू में आप, उससे पहले आप क्या लिखोगे, जीरो से पाई बाई टू में चूंकि जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में आपको यहाँ देखना है, कॉस एक्स नहीं देखना है आपको। यहाँ देखो एफ डैश एक्स में कौन सा फलन दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है। तो जीरो से पाई बाई टू में साइन एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। जीरो से पाई बाई टू में साइन एक्स धनात्मक होता है, धनात्मक है। तथा अब देखो पाई बाई टू से पाई में साइन का मान, साइन ही देखना है, क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना। तथा पाई बाई टू से पाई में साइन एक्स धनात्मक होता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका जो नेचर है वो नहीं बदल रहा है। इसमें भी धनात्मक था, इसमें भी धनात्मक है। अगर नेचर बदल जाता, एक में पॉजिटिव आ रहा है एक में नेगेटिव आ रहा है, ना तो वो वर्धमान होता ना ही वो ह्रासमान होता। ठीक है, ना तो वो वर्धमान होता ना ही वो ह्रासमान होता। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस अंतराल में धनात्मक है और इस अंतराल में भी धनात्मक है। यानी कि जीरो से लेके पाई, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, यहाँ पे भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो जीरो से लेके पाई में साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अतः जीरो से पाई में साइन एक्स धनात्मक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, हमें पता लग गया कि भैया साइन एक्स का जो व्यवहार है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है। इसीलिए अब आ जाओ एफ डैश एक्स में। नेगेटिव पहले ही लगा पड़ा है और साइन एक्स का व्यवहार क्या आ रहा है, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। और ऋणात्मक आने पे क्या होता है, ह्रासमान। हमें ह्रासमान ही सिद्ध करना है। अर्थात एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, जीरो से छोटा आ गया। हरा, ऋणात्मक का मतलब जीरो से छोटा, इसीलिए फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा एक बार देखिए। अगले पार्ट में जाने से पहले आप थोड़ा देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। हमें फलन दिया जाएगा, उसका एक बार अवकलज करना है। इंटरवल हमें आपकी बार दे रखा है, तो हम देखेंगे कि भैया एफ डैश एक्स में कौन सा फलन है, साइन एक्स। इसने क्या बोला, जीरो से पाई, तो हम देखेंगे जीरो से पाई में जब जा रहे हैं तो दो अंतराल मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस अंतराल में पॉजिटिव है, इस अंतराल में भी साइन एक्स का मान पॉजिटिव है, तो दोनों में व्यवहार सेम रहा तो सही है। पॉजिटिव है तो यहाँ रखा हमने पॉजिटिव। नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ह्रासमान। एफ डैश एक्स का मान जीरो से कम है, नेगेटिव है, अर्थात फलन क्या है, ह्रासमान होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त है उदाहरण के। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में कोई 5 बार कोई 10 बार पूछा गया है, तो कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। क्लियर बच्चों, पहला वाला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में आ रहे हैं, हम क्या आ रहे हैं, बी पार्ट में। ए पार्ट हो गया, मिटा देते हैं, बी पार्ट में आते हैं।
चलिए बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में आ जाओ। पाई से 2 पाई, देखो पाई कहाँ है भैया, ये पाई से 2 पाई यहाँ तक, मतलब ये पूरा अंतराल। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इधर एक अंतराल मिलेगा, इधर एक अंतराल मिलेगा, चतुर्थांश। तो आ जाओ। तो पाई से 2 पाई में जाने के लिए यहाँ लिखेंगे चूंकि पाई से 3 पाई/2 में टी का मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई 3 पाई/2 में साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक है तथा 3 पाई/2 से 2 पाई में, 3 पाई/2 से 2 पाई में यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि साइन भी नेगेटिव होगा। तो इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है कि भैया इसने व्यवहार नहीं बदला, इसमें भी ऋणात्मक था, इसमें भी ऋणात्मक था, इसमें भी ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक, तो पूरे में ऋणात्मक है। अगर एक में धनात्मक होता, एक में ऋणात्मक होता, तो ना तो वर्धमान होता ना ही ह्रासमान होता। दोनों अंतराल में उसका नेचर सेम था, तो पूरे में नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अतः अतः पाई से 2 पाई में साइन एक्स ऋणात्मक है। क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। हमें पता लग गया कि भैया साइन एक्स का जो व्यवहार है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो माइनस का है, ऋणात्मक है। अब ये मान यहाँ रखना है, इसीलिए एफ डैश एक्स नेगेटिव पहले से लगा पड़ा है, और साइन एक्स का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक है। तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसलिए फलन वर्धमान है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए बच्चों, नहीं होगी। एकदम आराम आराम से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इससे आसान एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि बड़े बड़े एडटेक कंपनी हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, एक आध कंपनी PW हो गया, ठीक है, और भी है, RWA हो गया, और भी कई जगह हैं, बड़े बड़े एडटेक कंपनीज हो गए हैं। अब वहाँ बच्चे क्या करते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन मैथ पढ़ने हमसे ही आते हैं यूट्यूब पे और हमारे साथ। तो ये प्राउडली कह सकता हूँ मैं। और मैं बस ऐसे क्लास 10th का टीचर नहीं हूँ बच्चों, मैं 9th को, 10th को, 11th को, 12th को, BSc को, BTech को, MSc को, नेट गेट वालों को भी पढ़ाता था। ठीक है, आप जब मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो आपके फीड में कभी कभी नेट गेट वाले वीडियोस भी आते होंगे। तो मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, वेल एक्सपीरियंसड हूँ। ठीक है, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, 16 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, 2010 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना बी पार्ट। सी पार्ट पे आ जाते हैं, अब हम हटा दें, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 से 2 पाई, अब 0 से 2 पाई यहाँ से पूरा यहाँ तक एक चक्कर की बात कर रहा है। तो देखो 0 से 2 पाई जब जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, साइन का मान पॉजिटिव, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेगेटिव। तो 0 से जब 2 पाई की बात कर रहा है, पूरे एक चक्कर की बात कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ रहा है, साइन का मान धनात्मक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ऋणात्मक है। तो व्यवहार बदल जा रहा है। जब व्यवहार बदल जाता है तो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, यानी कि ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। तो लिखेंगे चूंकि 0 से पाई, चूंकि 0 से पाई में साइन एक्स धनात्मक तथा पाई से 2 पाई में
साइन एक्स ऋणात्मक, साइन एक्स ऋणात्मक है, साइन एक्स ऋणात्मक है। तो देखो एक धनात्मक ऋणात्मक नेचर क्या होगा, चेंज हो गया। इसीलिए इसीलिए 0 से 2 पाई में एफ डैश एक्स का मान जब चेंज हो गया, बदल गया, का मान ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। जब भी ऐसा आएगा ना, अलग अलग हो जा रहा है, तो ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते उस स्थिति में। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दुविधा बताइए। एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जो भी प्रश्न आप कर रहे हो सिर्फ देखना नहीं है। अगर आपको सॉलिड बनना है, आज के आज ही इस कॉन्सेप्ट को सॉलिड करना है, तो बच्चों आज जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास के तुरंत बाद जब भी समय मिले, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या रात में जब भी समय मिले, तुरंत नोटबुक बना लो। नोटबुक बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन लिख भी जाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और सारा चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगा। आप सोच रहे हो भाई हो गया, कल पढ़ लूँगा, 2 दिन बाद पढ़ लूँगा, 1 हफ्ते बाद देख लूँगा, फिर वो बात नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। दोनों का टाइप सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन हर साल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट है, आना ही आना है निश्चित। या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। मोहर लगा के लिख लो, ठप्पा मार के। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? आएगा ज़रूर, 100% गारंटी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 10 करते हैं, उसके बाद उदाहरण नंबर 11 करेंगे। ठीक है, दोनों ही एक ही जैसे हैं। ये थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक जैसे ही होंगे। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में क्या था, अंतराल दे रखा था, तो हम अंतराल जब दे रखा था तो हम अंतराल का देख के उसका व्यवहार बता रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अंतराल निकालना है। ठीक है, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन, प्रदत्त फलन f वर्धमान होगा और ह्रासमान होगा। ये हमें बताना है कि वो कौन सा अंतराल है। 100% एग्जाम में आता है और है बड़ा आसान। आइए देखते हैं बच्चों कैसे किया जाता है। दिया है, जैसे कॉपी में लिखना ना, वैसे लिखवा रहा हूँ बिल्कुल। क्या दे रखा है अपने को, फलन एफ एक्स हमें दे रखा है। क्या है बच्चों वो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 6। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि कोई भी फलन दिया जाएगा, आपको एक बार क्या करना है, अवकलज करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक बार अवकलज कर देंगे। एफ डैश एक्स करो भैया, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 4x का अवकलज है, कांस्टेंट का अवकलज 0। तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स, क्या मिल गया, 2x माइनस के 4। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 2 उभयनिष्ठ स्टार है, 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, एफ डैश एक्स को। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हमें अंतराल निकालना है। तो अंतराल निकालने के लिए पता है क्या निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। देखिए अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स होता है उसको हमें रखना होता है 0 के बराबर। एफ डैश एक्स को क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। तो रख देते हैं, ये हमारा एफ डैश एक्स है, 2x माइनस 2, 0। तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा। ले लो 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 बच्चों इधर आके क्या होगा, प्लस का 2। हमें x के कितने बिंदु मिले, एक ही बिंदु मिला। ठीक है, तो अब हमें क्या बनानी होती है, संख्या रेखा।
यहाँ होता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी। कितने बिंदु आए हैं एक्स के? एक ही बिंदु आया है, तो एक्स बराबर 2। तो 2 अंतराल बनेंगे, जितने पॉइंट्स आते हैं उसमें एक जोड़ दो तो उतने इंटरवल बनेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल बनेगा, और जो भी अंतराल बनते हैं वो ओपन इंटरवल बनते हैं। कैसे इंटरवल बनते हैं? ओपन इंटरवल। 2 अंतराल बनेंगे। अंतराल कौन कौन से बनेंगे? 2 अंतराल बनेंगे। एक तो अंतराल बनेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 2, और दूसरा बनेगा आपका 2 से इन्फिनिटी। इन 2 अंतरालों पे हमें चेक करना है कि ये फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका अब उनके पास है। कई टीचर दूसरे तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, बच्चे समझते हैं नहीं, उनको फिर रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन हमारे पास है सिंपल तरीका, और ये तरीका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, पूरे एग्जाम में लिखोगे नंबर मिलेंगे फुल। तो आपको क्या करना है? ये टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, यहाँ क्या लिखेंगे? अंतराल। और यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स। हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है? 2, फिर था एक्स माइनस के 2। ठीक, और यहाँ लिखना होता है आपको चिन्ह। यहाँ क्या लिखना होगा आपको? चिन्ह। सिंपल है, अंतराल एफ डैश एक्स और चिन्ह क्या आएगा वो देखना है। हमारे पास 2 अंतराल है, एक है माइनस इन्फिनिटी से 2, और एक है अपना 2 से इन्फिनिटी। अंतराल का मतलब तो समझते हो ना कि x का मान माइनस अनंत इन्फिनिटी से लेके 2 तक है, लेकिन 2 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसके पास नहीं है। ओपन का मतलब क्या होता है? वो चीज़ उसके पास नहीं है, उसके बीच के सारे हैं। इसके पास 2 नहीं है और ना ही इन्फिनिटी है, लेकिन इसके बीच के सारे बिंदु हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या है, जैसे ये x का मान 2 आया है तो आपको 2 नहीं लेना है, इनके बीच का मान लेना है और थोड़ा बड़ा मान लेना है। जैसे देखो यहाँ बड़ा मान किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मान लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। मैंने क्या किया? x का मान माइनस का 10 ले लिया। कोई सा भी एक बिंदु ले सकते हो। जो व्यवहार माइनस 10 के लिए आ रहा है, माइनस 9 के लिए भी आएगा, 7 के लिए भी आएगा, 6 के लिए भी आएगा, 1 के लिए भी आएगा। अगर यहाँ x का मान 1 लूँगा तो भी व्यवहार आएगा, क्योंकि एक बिंदु पर जो व्यवहार होता है पूरे इंटरवल पर वही व्यवहार होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए मैंने एक बिंदु ले लिया माइनस के 10। जो भी x ले रहे हो वो यहाँ रखना है। 2 क्या है बच्चों? 2 क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, गुणा x की जगह पे आप रखोगे माइनस के 10, माइनस 10 और माइनस के 2 क्या हो जाएगा? माइनस के 12। चिन्ह देखना है आपको, कैलकुलेशन मतलब नहीं है। माइनस के 12 आ रहा है ना, माइनस लो। ठीक है, जैसे x की जगह मैंने माइनस का 10 रखा है, यहाँ पर माइनस के 12 हो जाएगा। माइनस का 12 मतलब माइनस मुझे लेना है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ह्रासमान। क्या होता है दोस्त? ह्रासमान, है ना। यानी कि ये वाला जो फलन है इस इंटरवल पर माइनस इन्फिनिटी से 2 पर ह्रासमान है। आइए अब इस इंटरवल पे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 2 से इन्फिनिटी प्लस के अनंत की तरफ ज़्यादा कम मान जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से x का मान प्लस का 10 ले लेता हूँ। 2 क्या है बच्चों? यहाँ रखना होता है मान, 2 पॉजिटिव है। x साइन मान कहाँ रखूँ? गुणा x की जगह पे रखूँगा मैं 2 और 10 रखूँगा। 10 में से 2 कटेगा, 8 आएगा। 8 क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा। नेगेटिव आने का मतलब ह्रासमान, पॉजिटिव आने का मतलब वर्धमान। तो इस इंटरवल पे फलन ह्रासमान होगा, इस इंटरवल पे फलन वर्धमान होगा। एकदम मक्खन की तरह मैंने समझा दिया। इससे आसान कहीं पर ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न में बच्चों प्यारे बच्चों आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास लगातार चल रही है, तो हो सकता है आप चीज़ें ऑब्जर्व करने में थोड़ा सीख तो रहे हो, लेकिन पक्का कब सीखोगे? जब आप एक बार रिवाइज करोगे। जी हाँ,
अभी देखने के बाद बच्चों जब रात को एक बार दोबारा देखोगे वीडियो चला देना, फिर लिखते हुए देखना, उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपका नोट्स भी बन जाएगा और ये सारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। आप सोचोगे कि भाई एक ही बार में आ गया होगा, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं सर आप गणित में अच्छे कैसे बने। तो मैं अपने पढ़ाई का टेक्निक बताता हूँ। मैं क्या करता था, अगर मुझे क्लासरूम में की बात करूँ तो मैं टीचर जो भी पढ़ाते थे मैं उनको देखता था ध्यान से, अच्छे से समझता था। और हमारे टाइम में डिजिटल बोर्ड था नहीं, ना ही यूट्यूब था, तो जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं हम समझते और साथ ही लिखते भी थे। फिर घर पे आके क्या करते, जो भी सर ने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करते। थोड़ा सा भी डाउट रहता, रिवीजन करना सारा कुछ हो ही जाता क्लियर। थोड़ा सा भी डाउट रहता अगले दिन दोस्तों से पूछते, पहले टीचर से नहीं पूछते, दोस्तों से पूछते, अरे भाई ये बता दे कैसे होगा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। अगर दोस्त भी नहीं बता पाते फिर हम टीचर से पूछते हैं, ऐसा हम करते थे। तो आपको क्या करना है, हम आपके पास तो पूरा वीडियो सोल्यूशन, आपको 2 बार देखो 10 बार देखो, किसने मना किया है? हमारे पास ये ऑप्शन था नहीं। सच में कह रहा हूँ, आपके जगह पर अगर मैं होता तो आज मैं कहीं और लेवल पे होता। हमारे टाइम पे ये सुख सुविधा नहीं थी, ना ही इंटरनेट था, ना ही ये सब था। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल टीचर ऐसे होते थे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्या क्या गाली दे रहे हैं मैं बोल भी नहीं सकता। लाते मारते थे, घुसे मारते थे, पूछने जाओ तो हट नहीं बता रहा जा। तो ऐसे करके हम आगे यहाँ तक आए हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को, हमने जो देखा है, हमने जो झेला है वो आप झेलो। आपको हम बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं और आपको भी अपना बेस्ट देना है और फोड़ना है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, इससे पहले वाले साल में आया था, उससे पहले साल भी आया था, उससे पहले साल भी आया था। तो लगातार 4-5 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन वर्धमान हो ह्रासमान हो। वही क्वेश्चन है, बस फलन बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो यहाँ आ जाएंगे, दिया है हमें फलन क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है 4x³ माइनस 6x² माइनस के 72x प्लस के 30। क्या करना है बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ क्या करना है, क्या करना है अब अवकलज करना है। ठीक है बच्चों, जो भी फलन दिया जाता है एक बार क्या कर देना होता है, अवकलज। 3 चौके 12x³ x², 6 दूनी 12x हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 72। एक्स का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0, तो ये अवकलज आएगा। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 12 ओवरनिस्ट है, x², 12 × 1 = 12 और 12 × 72। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड चाहिए होगा, तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। एक साइड में अपने कॉपी में साइड में, रफ में मत करना, पीछे करने लग जाओ, साइड में ही करना है टीचर को दिखाते हुए। क्या है हमारे पास, x² माइनस एक्स माइनस 6, इसका गुणज 1 है। 1 × 6, गुणा करने पे 6 है, घटाने पे क्या आना चाहिए 1। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, है ना। x² माइनस है, ब्रैकेट लगा के रखते हैं मान, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x आ जाएगा ओवरनिस्ट, 2 आ जाएगा ओवरनिस्ट। सेम टू सेम है, आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, जो ओवरनिस्ट निकाला है उसे चिन्ह के साथ लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। गुणनखंड करना कक्षा 6, 7, 8 से सीख रहे हो, ये तो आपको आता ही होगा। नहीं आता तो भाई क्लास 10th में चले जाओ, फिर से एक बार देख लो, सब पढ़ा रखा है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 3, x प्लस का 2, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूंगा। ये मेरा क्या आ गया, f'(x). किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। क्या किया, सिंपल, अब फलन दे रखा था, एक बार अवकलज किया तो इसका गुणनखंड भी कर लिया, लगे हाथ। अब हमें क्या निकालना होता है, निरपेक्ष बिंदु। निरपेक्ष लिखो, क्रांतिक लिखो, एक ही बात है। निरपेक्ष बिंदु के लिए
ठीक है। क्या होता है कि भैया एफ डैश एक्स के मान को हम, जो एक बार अपकलज किया आपने, उसके मान को 0 रखते हैं। क्या है एफ डैश एक्स? ये है, रखो 0। 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस का 2, इसको रख दिया हमने 0। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, इसको 0 मानना होगा, इसको 0 मानना होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, इसको 0 मानोगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 बच्चों इधर आके क्या होगा? माइनस के 2। अब की बार हमें x के 2 मान मिले हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में हमें एक ही मान मिला था। चलो बढ़िया हो गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिटा दो इसको, ये तो आता ही होगा, बेसिक है। 2 बिंदु मिले हैं, अब अगला काम क्या होता है? संख्या रेखा बनाओ। इधर क्या होता है बच्चों? माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी। एक्स के 2 मान मिले हैं, पहले माइनस का 2 आएगा, फिर पॉजिटिव का मान आएगा, एक्स का मान 3। ठीक है, कितने इंटरवल बनेंगे? एक इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 अंतराल बनेंगे। जितने बिंदु होते हैं उसमें एक जोड़ दो, उतने अंतराल बनते हैं। 2 बिंदु मिले हैं, एक जोड़ दिया, 3 अंतराल बनेंगे। फिर क्या करेंगे? हम टेबल बनाते हैं, यहाँ अंतराल लिखेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स आ जाएगा, पहला अंतराल, दूसरा अंतराल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, यहाँ आता है आपका एफ डैश एक्स। क्या है आपका एफ डैश एक्स? 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस का 2, और यहाँ लिखते हैं हम चिन्ह। पहला अंतराल क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, फिर -2 से 3, और फिर 3 से इन्फिनिटी। 3 अंतराल है, इन पे हमें चेक करना है। टेक्निक मैंने आपको सिखा रखा है, बाउंड्री पॉइंट्स हमें नहीं लेने होते हैं, एक बड़ा मान लेना होता है। बड़ा किधर जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ से एक बड़ा मान मैंने माइनस के 10 ले लिया। अब यहाँ रखना है 12, क्या है? एक्स थोड़ी ना है, 12 एक संख्या पॉजिटिव है। एक्स की जगह पे क्या रखना है? माइनस का 10, -10 -3 माइनस का 13, माइनस लेना है अपने को, गुणा माइनस, फिर आ जाओ गुणा में, एक्स की जगह -10 प्लस 2, माइनस का 8, माइनस आ जाएगा। तो माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस, प्लस होता है। तो ये वाला प्लस आ गया, यानी कि इस इंटरवल पे फलन क्या है? वर्तमान है। ठीक हो गया? इसमें आ जाओ, ना तो मुझे माइनस का 2 लेना, ना मुझे 3 लेना। बाउंड्री पॉइंट से बड़ा मान लो एक, तो मैं क्या लेता हूँ? बड़ा मान 3 की तरफ जा रहा है, 2.5 ले लिया, 2.5 ले लिया। ठीक है, क्योंकि -2 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 लोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 ना तो प्लस का होता है, ना ही माइनस का होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 12 क्या है? पॉजिटिव है। एक्स की जगह 2.5 रखोगे, 2.5 में से 3 घटाओगे, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव। 2.5 में 2 जोड़ोगे 4.5 हो जाएगा, जो कि है पॉजिटिव। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस अंतराल पे क्या हो जाएगा? ह्रासमान। इस अंतराल पे क्या आ जाएगा? ह्रासमान। अब इस पे आ जाऊं, प्लस के इन्फिनिटी की तरफ ज्यादा मान जा रहा है, तो यहां से मैं एक मान लेता हूं 10, बड़ा मान एक ले लिया। 12 क्या है? पॉजिटिव। एक्स की जगह पे 10 रखूंगा, 10 में से 3 घटेगा, 7, पॉजिटिव आ रहा है। फिर यहाँ रखूंगा 10 में 2 जोड़ूंगा, 12, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्धमान। तो 2 अंतराल पे क्या आ रहा है? वर्धमान आ रहा है। इस अंतराल पे और इस अंतराल पे क्या आ रहा है? वर्धमान आ रहा है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में कैसे लिखना है मैं लिख देता हूं, अर्थात -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, मतलब साथ में ये भी है ना, यूनियन लगा देंगे,
3 से इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है व -2,3 पर फलन ह्रासमान है। फलन ह्रासमान है, इसे एग्जाम में लिख देना है आंसर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो मैं ज़रूर करवाता हूँ। आपसे ज़्यादा चिंतित मैं हूँ आपके भविष्य के लिए। मेरा टारगेट है आपका 100 नंबर दिलाना। जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, रगड़ के मेहनत करेंगे आप और हम दोनों मिल के। तो जो मैंने आज पढ़ाया आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। ठीक है, तो रिवीजन ज़रूर करें। बहुत बढ़िया अंशु, शशांक, फाइन, रिवीजन ज़रूर कर लेना। इन 2 प्रश्नों को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 प्रश्न थोड़े टाइम टेकिंग है और ज़्यादा समय लेगा, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ अभी। ऑलरेडी आई थिंक 50 मिनट से ऊपर हो गया होगा। तो ये 2 प्रश्न हम कल करेंगे उदाहरण, फिर उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली में उतने अच्छे प्रश्न नहीं है जितने प्रश्न यहाँ है। प्रश्नावली में 2-3 प्रश्न है छोटे छोटे नंबर के जो इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 6.2 के उदाहरण ज़्यादा आते हैं, 6.3 के उदाहरण ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था कि 100 नंबर लाने के लिए आप क्या करना है। आपको एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैं बता देता हूँ 100 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है नंबर 1, जिसमें आपका उदाहरण हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए, रट्टा नहीं मारना है, उदाहरण प्लस प्रश्नावली। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? रिवीजन का मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप घर पे जाके दोबारा कॉपी में लिखोगे, करोगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जो भी आपने सीखा है उससे मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन खुद से बनाना। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बना रहे हो तो आपका पढ़ाई का रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, आप सीख नहीं रहे हो। जब क्वेश्चन बनने लगेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ मुझे आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, मेरे को आ गया। ये आवाज़ आनी चाहिए अंदर से, नहीं आ रही तो दिक्कत है। ठीक है, ये चीज़ हम कर ही रहे हैं, ये चीज़ आपको करना है। पढ़ाने का कर्तव्य मेरा है, रिवीजन और प्रैक्टिस का कर्तव्य आपका है। उसके साथ साथ, इसी के साथ साथ जो हमारा 13 दिन 13 सीरीज़ का जो मैंने वीडियो चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है उसका 13 डेज 13 चैप्टर जो सीरीज़ में दे रहा हूँ आपको, उसको निपटाते रहना अभी से। ये नहीं कि भाई एग्ज़ाम से पहले करूँगा ना, अभी से। और एक काम ये करना, चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाए टेस्ट देना है। टेस्ट से अच्छा याद आ गया कि भाई आपका टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। 6.2 प्रश्नावली जैसे ही ख़त्म होगी मैं आपका 5वें चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो 5वां चैप्टर आप पढ़ा दिया मैंने, अच्छे से रिवीजन करते रहना। 6.2 प्रश्नावली ख़त्म होते ही अगले दिन टेस्ट लूँगा, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट वे में करना है। ठीक है, अभी तो अब इतना ही करना है। जब 3 महीने रह जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, 3 महीने पहले मॉडल पेपर प्लस PYQ। PYQ आप ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि PYQ आपको यहाँ मिल जाएंगे 13 दिन 13 सीरीज में, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। ठीक है, इतना अगर आप करते हो, डेली कंसिस्टेंट वे में रहते हो, और कम से कम शुरुआत से 3 घंटे आप डेली मैथ पढ़ रहे हो, तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपको 100 नंबर लाने से। और गणित एक ऐसा विषय है जो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, क्योंकि 2 किताबें हैं। आजकल देखा भी जा रहा है कि क्वेश्चन एक आध नए नए डाले दिए जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन आसान ही आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो उदाहरण का ही आ रहा है, ये भी है। तो उदाहरण को हल्के में मत लीजिए, इतना कीजिए। और 13 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो उदाहरण नंबर 12 क्या कहते हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन sin 3x, जहाँ पर x 3x नहीं है, x जो है वो इस इंटरवल में से आ रहा है, किस अंतराल में वर्धमान होगा, किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तगड़ा क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे हल पे आ जाओ,
ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, दिया है जो फलन आपको दे रखा है। ठीक है, हमें फलन क्या दे रखा है दोस्त? हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन 3x, ये हमें फलन दे रखा है। एफ एक्स बराबर साइन 3x अपने को दे रखा है। ठीक है, और हमें ये भी बोल रखा है कि जो हमारा x आ रहा है, 3x नहीं सिर्फ x, ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोज इंटरवल 0 से π/2, यानी कि जो चतुर्थांश होता है उसमें से प्रथम चतुर्थांश में से आ रहा है, 0 से π/2 में से आ रहा है x, इतना अपने को दे रखा है। वर्धमान फलन हो, ह्रासमान फलन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी फलन हमें दिया जाता है उसका हम एक बार क्या करते हैं, अवकलज करते हैं। तो ये जो एफ एक्स हमें दिया गया है, हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा, कॉस 3x, और x का गुणज क्या है 3, वो गुणे में लग जाएगा, वो क्या होगा, गुणे में लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, चूंकि हमें क्या बोल रखा है कि जो x है हमारा वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में है, यही दिया गया है प्रश्न में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का मान है π/2 या π/2 से छोटा है, ठीक है, और 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, x का मान, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें किसकी बात करनी है, एंगल में क्या है 3x है, x नहीं है 3x है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 3x बनाने के लिए, यहाँ पर 3x बनाने के लिए 3 से सभी में गुणा कर देना है, 3 से सब में गुणा कर देना है। इसमें 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 3 गुणा 0, यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 3π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 3x, और यहाँ हो जाएगा 3π/2। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि भैया हमारा जो 3x है वो 0 से 3π/2 यानी कि तीसरे चतुर्थांश तक जा रहा है। देखो x हमें दे रखा था, 3x बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, सभी में 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर ये जो 3x हमारा एंगल है वो 0 और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं आपको चतुर्थांश बना के समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपको पता है बच्चों, ये यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पर हमारा π/2 होता है, यहाँ हमारा पाई होता है, यहाँ हमारा 3π/2 होता है, और यहाँ पर अपना 2π होता है। ठीक है, सो आपको पता है ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये अपना चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, ये आप जानते हो। और आपको ट्रिक भी मैंने बता रखा है याद करने का। इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आप भली भांति जानते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब किस इंटरवल में वर्धमान होगा और किस इंटरवल में ह्रासमान होगा ये आपको बताना है। देखो जो कॉस, क्योंकि हमें बस चेक जो करना है वो कितने तक हम देख सकते हैं, 0 से 3π/2 के बीच में हम देख सकते हैं। हम जो नज़र दौड़ा सकते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख सकते हैं, इस चतुर्थांश में हम नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 3x है वो 0 से 3π/2 तक है, 0 से लेकर 3π/2 तक है, क्लोज इंटरवल है। ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा, बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते। क्लोज इंटरवल है अपने पास, पूरा लेना है। 3π/2 से 2π को हम नहीं ले सकते। अब देखो कॉस जो पॉजिटिव होता है यहाँ पर, क्योंकि फलन हमारा वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एफ डैश एक्स पर, इसके फलन पर। 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगर cos 3x का मान पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो फलन हमारा वर्धमान होगा। तो हमें देखना है कि cos 3x का मान किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है। तो आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 के बीच में
सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो cos 3x भी पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे चूंकि cos 3x 0 से π/2 में धनात्मक है ना। cos 3x 0 से π/2 में क्या है बच्चों, धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3x हमारा है वो इस एंगल में आ रहा है, इस एंगल में आ रहा है, 0 से π/2 में आ रहा है। cos 3x 0 से π/2 में धनात्मक है, यानी कि ये जो 3x एंगल है वो किस में है, 0 से π/2 में, इस चतुर्थांश में। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, 3x जो है वो π/2 और 0 के बीच में है। लेकिन आपको उत्तर 3x में नहीं, आपको उत्तर x में छोड़ना है। फलन हमारा 3x में था लेकिन x दिखाया गया था कि किस इंटरवल में है। यहाँ पर आप 3x दिखा रहे हो लेकिन आपको 3x नहीं, आपको x दिखाना है। अब ये 3 हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको 3 से सब में भाग करना होगा। कर दो भाग, 0/3, 3 से भाग देंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये अंतराल मुझे मिल गया। अब इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे अर्थात फलन जो x है, किस, ये क्लोज इंटरवल का चिन्ह है, 0 से π/6 में वर्धमान होगा, 0 से π/6 में वर्धमान होगा। आप चेक करके देख सकते हैं उत्तर। ये इस इंटरवल में 0 से π/6 में क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फलन हमें sin 3x दे रखा था, x का मान इस इंटरवल से आ रहा है प्रथम चतुर्थांश में। जो भी फलन हमें दे रखा है उसका हमने एक बार अवकलज किया, ठीक है, और हमें पता है कि x का मान इस इंटरवल में दे रखा है, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। लेकिन हमारे पास एंगल में क्या 3x था, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो जब देखा कि भैया 3x जो है ना वो 0 से 3π/2 के बीच में, और ये चतुर्थांश का नियम हम जानते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग याद रखने का टेक्निक है। अब हमसे बोला किस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान होगा, किस इंटरवल पे ह्रासमान होगा। जो वर्धमान और ह्रासमान निर्भर करता है वो f' पर निर्भर करता है। देख पा रहे हैं 3 तो पॉजिटिव है, अगर cos 3x भी पॉजिटिव आ जाए तो वर्धमान हो जाएगा। cos 3x पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो मैंने ये लिख दिया cos 3x 0 से π/2 में धनात्मक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एंगल कितना है, 3x हमारा 0 से π/2 में, इसको मैंने ढंग से लिख दिया 3x 0 से π/2 के बीच में। लेकिन मुझे 3x की नहीं, मुझे x की बात करनी है, तो 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो सब में 3 से भाग दे दिया, तो 0 से π/6 आ गया। यानी कि हमारा जो फलन है 0 से π/6 में वर्धमान होगा, इस इंटरवल में वर्धमान होगा। पहला आंसर आ गया, ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब हमारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया ह्रासमान किस इंटरवल में होगा, ये भी तो बताओ। तो बिल्कुल बताएंगे, आप इतना अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ह्रासमान किस इंटरवल में होगा, ठीक है। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ देखो। ह्रासमान कब होगा, जब cos 3x नेगेटिव होगा। पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अगर cos 3x का मान जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा उस इंटरवल में फलन हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो देखो cos का मान यहाँ पे भी नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ से लेकर जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो cos का मान दोनों ही चतुर्थांश में क्या है, नेगेटिव है। तो हम पूरे की बात करेंगे, π/2 से 3π/2 में cos 3x का मान क्या है, नेगेटिव है। तो लिखेंगे चूंकि cos 3x π/2 से 3π/2 में ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है,
पूरा, अगर ये एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता ना तो वर्धमान होता ना ही ह्रासमान होता। दोनों ही चतुर्थांश में एक ही चिन्ह है, यहाँ पे भी नेगेटिव है कॉस का मान और यहाँ पे भी नेगेटिव है कॉस का मान, तो पूरा की बात आ जाएगी। ठीक है, π/2 से 3π/2 में ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए जो हमारा 3x एंगल है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, हमारा एंगल क्या है दोस्त, यहाँ पर 3x है, तो 3x यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऋणात्मक है, उसको हमने ढंग से लिख दिया। लेकिन हमें 3x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल x में बताना है। ठीक है, तो x बताने के लिए हमें यहाँ से क्या करना होगा, 3 से भाग दे देना होगा, हर एक को 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे दो हर एक को, 3 से भाग देंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, भाग दे के दिखा दे रहा हूँ। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पर क्या आ गया π/6, यहाँ x बचा और यहाँ आ गया π/2। तो इस इंटरवल में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्योंकि इस इंटरवल में cos 3x का मान ऋणात्मक है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, cos 3x पे। तो cos 3x इस इंटरवल में ऋणात्मक है, यानी कि इस इंटरवल में फलन हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x का जब मान क्लोज इंटरवल π/6 से π/2 के बीच में क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी बच्चों बताइए कमेंट में। अगर कहीं पे भी डाउट लगे मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कल की क्लास अटेंड अगर की है तो आपको पता होगा भैया कैसे क्या हो रहा है। कल अगर आपने नहीं देखा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, और मैं सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, सबसे ईजी वे है ये। ठीक है, बट ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इसको एक बार खुद से रिवाइज करोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों बताइए कमेंट में, कोई परेशानी। ये सारे तगड़े क्वेश्चन हैं, सारे के सारे तगड़े हैं। वीडियो को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप वीडियो एप्लीकेशन पे रहेगा, जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। यूट्यूब में क्या होता है कि आपको एड्स देखते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है। एप्लीकेशन में कोई एड्स ही नहीं आती, 10 बार 100 बार देखो कोई एड्स नहीं आएगा, ये फ़ायदा है एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन पर रह जाएगी क्लास, जैसे ही क्लास खत्म होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिखेगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये भैया हर साल एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ ये 8 नंबर में भी आता है, बाकी बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, सब बोर्ड में ये बड़े से बड़े नंबर में आता है। तो है तगड़ा क्वेश्चन और ये है उदाहरण का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत 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 बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है इस इंटरवल में, इंटरवल को ध्यान से देखिए क्या है, कौन सा सिंबल लगा है, क्लोज इंटरवल 0 से 2π द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान है या ह्रासमान है, ये आपको बताना है। किस इंटरवल में वर्धमान होगा, किस इंटरवल में ह्रासमान होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है। ठीक है, हमें फलन क्या दे रखा है, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। फलन हमारे पास क्या है, sin x प्लस cos x। वर्धमान है या ह्रासमान फलन है, उसको हम जांचने के लिए क्या करते हैं, जो भी फलन दिया जाता है उसको एक बार अवकलज करते हैं। तो कर देते हैं अवकलज, एक बार अवकलज करते हैं। तो sin x का अवकलज क्या होगा, cos x, cos x का अवकलज क्या होगा, माइनस के sin x। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब देखो हमारा जो x है वो इस अंतराल के बीच में रहेगा, यानी कि 0 से 2π के बीच में रहेगा। और हमें क्या ज्ञात करने, अंतराल ज्ञात करने हैं। तो जब भी अंतराल की बात होगी तो हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए होगा, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, निरपेक्ष बिंदु चाहिए होगा। तो यहाँ लिख देंगे निरपेक्ष बिंदु के लिए या क्रांतिक बिंदु के लिए, जो लिखना चाहो, निरपेक्ष बिंदु
के लिए। ऐसे प्रश्न कल भी किए थे हमने, लेकिन वो तो उसका टाइप अलग था, इसका टाइप अलग है। क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 मानना होता है। एफ डैश एक्स को 0 मान लेंगे। मान लिया ये हमारा एफ डैश एक्स है, क्या है हमारे पास, कॉश एक्स माइनस के साइन एक्स। इसको मैंने 0 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, इधर आगे हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें गुणे में कुछ नहीं लिखना चाहूँ तो मैं गुणे में एक तो लिख ही सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों, साइन एक्स ये गुणे में कॉश एक्स से इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में कॉश एक्स हो जाएगा। इधर हमारे पास है 1 और इधर हो गया अपने पास 10x। इधर 10x से बीच में बराबर, इसका मान भी 10 में सोचो, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1, है ना। अब देखिए 10 से 10 हट जाएगा, x का मान क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा पाई बाई 4। तो क्या सिर्फ एक ही मान आएगा x का। अब आपके मन में आएगा सर तो x का तो एक ही हमें बिंदु मिला है, और जो बच्चा एक बिंदु लेके छोड़ देगा उसका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो कि आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया है। x हमारा 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। आपको पता है बच्चा, ये आपका 0, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ आपका 2 पाई, पूरा बोला है हमारा x इस पूरे में है ना। तो जो यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। 10 का मान पॉजिटिव में कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। एक तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, पाई बाई 4 मिल गया, और एक होता है 10 का मान पॉजिटिव तीसरे चतुर्थांश में। तो 10 के दो मान है पॉजिटिव धनात्मक, पहले वाले में और तीसरे वाले में। आपको मान मिला है पहले वाले का, तो तीसरे वाले का भी निकालो, ठीक है। ये आपने कक्षा 11 में सीखा होगा, अब आपने ज़रूर सीखा नहीं होगा क्योंकि आप 11 से भी 12th में आए हैं, और नई एनसीईआरटी बुक आने में ये भसड़ मची है ना कि पहले मुख्य मान हुआ करता था, है ना। ये जो मान है ये आपको निकालने के लिए कक्षा 11 में ही आता था, उसको हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी बुक से, उसमें हटा दिया गया है। अब देखो क्लास 12th में डायरेक्ट आ गया है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, पुरानी एनसीईआरटी में ये है था। अब जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, उनमें ओल्ड से एनसीईआरटी चल रही है। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं 11 से 12th में आए तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया था पिछले साल, क्योंकि मैंने बोला था बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको पढ़ लो क्योंकि आगे आने वाला है। अगर आपने 11 मुझसे पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है चैप्टर जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर वहाँ पे जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, ये वाला हिस्सा भी मैंने पढ़ा दिया है ओल्ड एनसीईआरटी का, ठीक है। सो देखिए कोई बात नहीं, हमें अगला मान निकालना है, मुख्य मान पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः, क्योंकि 10 का मान पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव है, तीसरे में पॉजिटिव है। कोई भी मान अगर आपको तीसरे चतुर्थांश में निकालना है, तीसरे में निकालने के लिए क्या होता है, पाई में आपको थीटा जोड़ना होता है, और ये थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 है, ठीक है। कोण हमारा पाई बाई 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 10x और यहाँ लिख दोगे 10 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अगला मान, ठीक, पाई थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पर पाई बाई 4 है। डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ आ जाएगा 10 पाई पाई बाई 4, हल करोगे तो 4 पाई और 1 पाई 5 पाई, 10 से 10 कट जाएगा, और अगला जो 10 का मान मिलेगा वो मुझे 5 पाई बाई 4 मिलेगा। तो दो मुझे मुख्य मान मिल गए, ठीक है, दो बिंदु मुझे मिल गए, निरपेक्ष मान बिंदु, पहला दूसरा। अब आपको क्या बनाना है, अंतराल बनाना है भाई, ठीक है। अंतराल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं ऐसे। हमारे पास बोला ही गया 0 से 2 पाई, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 पाई है, और उसके बीच में हमें दो बिंदु मिले हैं, एक तो पाई बाई 4 मिला है और एक क्या मिला है, 5 पाई बाई 4 मिला है, ठीक। तो हमारे इंटरवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन इस प्रश्न में ये हो जाता है कि अब से पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बोला कि इसको ओपन इंटरवल में लेना होता है,
लेकिन इसको नहीं लेंगे ओपन इंटरवल में। क्यों? क्लोज इंटरवल का सिंबल लगा है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, ये भी इसके साथ सम्मिलित हैं, तो इसको ओपन में नहीं रखना है। ठीक है, अब इसको लेना है क्लोज क्लोज में, सारे इंटरवल क्लोज क्लोज में आएंगे। लेकिन हमारा डाउट कहाँ कहाँ आ रहा है? हमारा डाउट है यहाँ पर, इस क्लोज इंटरवल में और इसके क्लोज इंटरवल लेने पे क्या मान आ सकता है, ये डाउट है। ये डाउट कई टीचर्स बताते भी नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई उनको भाई कोई क्वेश्चन रटवा दो बच्चों को किसी तरीके से। तो मैं रटवाने वाला टीचर तो हूँ नहीं। तो देखो, इंटरवल लेने से पहले इन बिंदुओं पे क्या मान आएंगे वो मैं आपको ला कर दिखाता हूँ, ताकि आपका जो, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर एफ डैश एक्स का मान 0 आता है तो क्या होता है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इन बिंदु पे और इन बिंदु पे मान 0 आएगा एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो हालांकि ये तो अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन 0 आ रहा है, तो इस वजह से इसको ले लेंगे ओपन में। 0 ला के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मानोगे नहीं ना। इन बिंदु पे मान निकाल के दिखा दूँ, ये मान जो है वो रफ कॉपी में आएगा, इसे आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। जो पेपर में जब प्रश्न आएगा ना, ये जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, वो नहीं करना है। ये आपके नॉलेज के लिए है कि भाई क्यों नहीं होगा करके, है ना। तो मैं वो क्यों नहीं होगा उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। एफ डैश हमें, हमारा फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, वो ये एफ डैश डिसाइड करता है। तो पहला मैं बिंदु ले रहा हूँ π/4। π/4 का मतलब जानते ही आप, 45। तो cos 45 माइनस के साइन 45, या भली बातें जानते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है √2। क्या आ गया भैया? 0। इस पॉइंट पे इस फलन का मान क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और एफ डैश एक्स का मान अगर 0 आता है, ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान, हम बता ही नहीं सकते कि ये क्या है। इसीलिए जब आप इंटरवल बनाओगे तो यहाँ से जो पहला इंटरवल बनेगा वो बनेगा ऐसा। 0 तो लेंगे, लेकिन हम π/4 नहीं ले सकते, इसको रखेंगे ओपन में, क्योंकि π/4 पे बात नहीं बनेगी, 0 पे बनेगी। आप कहोगे सर 0 पे बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। देखो, रख के देख लो, cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0, एक आ रहा है, धनात्मक है। ठीक है, तो 0 पे बनेगी, 0 ले सकते हैं क्लोज में। π/4 पे मान 0 आएगा, मैं आपको बता, इस पे 0 आ गया, इस पे भी 0 आएगा। दिखा दूँ? चलिए उस पर भी दिखा दूँ। एफ डैश 5π/4 पे मान निकाल रहे हैं, पूरा करके दिखा रहा हूँ भाई, कोई शॉर्टकट नहीं। एक्स की जगह पे क्या रखना है? 5π/4 रखना है। कि भाई क्यों नहीं लेंगे वो जवाब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। मैं चाहता तो शॉर्टकट कर सकता था, बट नहीं। अच्छा, 5π/4 है तो इसको तोड़ देंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/4, और इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/4। सूत्र तो आपको पता ही होगा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। ये सब मैंने फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं ये वीडियो में बना रखा है, 48 फॉर्मूले वन शॉट में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर हमें भी अलग से सिखा दो तो बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के कॉस π/4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन π/4। अब खुद देखो, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान भी 1/√2, क्या आ गया? 0। बोला था 0 आएगा। तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। ठीक है, तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये चीज़ आपने लिख ली होगी, 3 अंतराल बनेंगे। ठीक है, 3 अंतराल कैसे बनेंगे? A, B, C। पहला अंतराल बनेगा आपका ये क्लोज इंटरवल 0 से π/4। π/4 लेना है आपको ओपन में, फिर π/4 से 5π/4 ये आपको लेना है ओपन में। ठीक है, फिर आपका अगला आ जाएगा 5π/4 से 2π, ये आपको लेना है क्लोज में। इस तरीके से इंटरवल को लिया जाएगा। ठीक है, अन्यथा बातें बिगड़ जाएंगी।
तीन अंतराल ऐसे। अब इन तीन अंतरालों में हमें चेक करना है कि हमारा फलन किस अंतराल पे वर्धमान होगा, किस अंतराल पे ह्रासमान होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, यहाँ f' x आ जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं अंतराल, यहाँ लिखते हैं f'। f' क्या है हमारे पास, cos x माइनस के sin x, और यहाँ लिखते हैं हम चिन्ह। तो हमारे पास तीन अंतराल है, यहाँ पहला लिख दूंगा, दूसरा, तीसरा। पहला इंटरवल हमारे पास है 0 से π/4। दूसरा हमारे पास है π/4 से 5π/4, दोनों के दोनों ओपन। तीसरा हमारे पास है 5π/4 से 2π। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, जो इस इंटरवल का व्यवहार होता है एक बिंदु पर, बाकी सारे बिंदु पर भी वही व्यवहार होता है। ठीक है, तो देखो 0 से π/4 के बीच में एक मैं बिंदु ले सकता हूँ, कौन सा, इसके बीच में कौन सा आ जाएगा, सिंपल 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो मैं अगर रखूँ 30 डिग्री, यहाँ पे रख के देखूँ, यहाँ से मैंने 30 डिग्री ले लिया, cos 30 माइनस के sin 30। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, √3 का मान होता है 1.73 लगभग बट्टे 2, 0.5 का मान 5। अगर मैं इसको काटूं, 2 पंजे 10, 2 अट्टे 16, 2 छंग 12, लगभग 0.586 में से 0.50 घटा दोगे तो मतलब धनात्मक मान बचेगा, एक धनात्मक मान बचेगा। ठीक है, तो आइडिया लग गया कि भैया इस इंटरवल में पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। इससे आसान भाई कहीं नहीं मिलेगा जितना आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ढूंढोगे आपके एनसीईआरटी किताब में तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखो, मैंने एक बिंदु लिया 30 डिग्री जो इस इंटरवल के बीच में आ रहा था, क्योंकि कोई सा भी बिंदु लो, एक बिंदु पे जो व्यवहार होगा बाकी बिंदु पे भी वही व्यवहार होगा। तो मैंने 30 डिग्री ले लिया, रख के देखा तो वर्धमान आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा π/4 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया था ना, गड़बड़ लिख दिया था, π/4 पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। π/4 और 5π/4 के बीच में पाई जरूर रहता है। π/4 मतलब 45, 5π/4 के बीच में आप पाई का मतलब 180 डिग्री के बीच में 180 डिग्री जरूर आता है। ठीक है, रख के देख लो, जरूर आता है। तो अगर मैं ये मान रखूँ यहाँ पर cos पाई माइनस sin पाई, तो cos पाई का मान होता है -1, sin पाई का मान होता है 0। तो ये क्या आ गया, -1, -1 यानी कि माइनस आ रहा है, और माइनस का मतलब क्या होता है, ह्रासमान। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, ह्रासमान। तो इस वाले इंटरवल में क्या आ रहा है, ह्रासमान आ रहा है। अब आ जाते हैं इस इंटरवल पे, क्योंकि 2π पे क्या है, क्लोज इंटरवल लगा ना, तो मैं 2π को भी ले सकता हूँ। ले लो 2π सीधा, cos 2π रख दिया, sin 2π रख दिया। cos 0 पे जो मान होता है 2π पे भी वही मान होगा। cos 0 पे होता है 1, cos 2π पे भी होगा 1। sin 0 पे जो मान होता है sin 2π का भी मान भी वही होगा, 0 हो जाएगा। एक में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 1 है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वर्धमान। तो दो अंतराल में वर्धमान आ रहा है, एक अंतराल पे ह्रासमान आ रहा है। मैं साइड हट जाता हूँ, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में, आइए लिख के दिखाता हूँ। उत्तर आपको कैसे लिखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। दो अंतराल में क्या आ रहा है, वर्धमान, इस वाले पे और इस वाले पे ना, तो ऐसे लिखोगे 0 से π/4 यूनियन 5π/4 2π क्लोज इंटरवल में फलन वर्धमान है व
इस वाले इंटरवल में क्या ह्रास मान है, वह पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में ह्रास मान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इसको बड़े नंबर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले प्रश्न को आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें और लिखते हुए देखें। जो भी चीज़ मैंने लिखवाई है उसको कॉपी में ज़रूर लिखें, ताकि आपका प्योर कॉन्सेप्ट बने। आप प्रश्न को रट्टा ना मारें, प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ सीखें, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको रटवा नहीं होता तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। और भी मैं किसी प्रश्न में कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हर एक प्रश्न को डिटेल में बता रहा हूँ। सर 13 चैप्टर सीरीज के वीडियो एप्लीकेशन पर 1 2 3 तक ही प्लीज़ डाल दीजिए। अच्छा, बाकी चैप्टर चौथा और पांचवा आज शाम डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारे उदाहरण कर लिए, पहले कॉन्सेप्ट समझा, सारे उदाहरण करे, क्योंकि उदाहरण बहुत ही तगड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इस प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार के लिए प्रश्नावली 6.2 ना भी करो चलेगा, लेकिन इसके उदाहरण ज़रूर करना, जो मैंने भी कराए हैं। उदाहरण से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सब कुछ जान लिया। अब आपके लिए ये जो भी प्रश्न हम करेंगे ना 6.2 एकदम हलवा है, हलवा एकदम आसान है। ठीक है, चलिए करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 6.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स के पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि आर की वास्तविक संख्या पर हमारा फलन ये जो है प्रदत्त फलन वर्धमान है। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने उदाहरण में, बिल्कुल किया था। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। कैसे लिखना है प्रश्न को, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है अपने को फलन, f(x) बराबर 3x + 17। जो भी फलन दिया जाता है हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं। इस फलन का हम कर देंगे अवकलज, f'(x) कर दिया 3x का अवकलज 1, 17 कांस्टेंट का अवकलज 0। f'(x) हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या इसके साथ x है, नहीं है। हमारा x r से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, x है ही नहीं जहां मैं रखूं। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या हुआ, धनात्मक, पॉजिटिव आया है ना, और हमें वही तो चाहिए। अगर f'(x) का मान पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होता है, नेगेटिव आता है तो ह्रासमान होता है, सीधी सी बात है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि f'(x) का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, इसलिए फलन x बराबर r पर वर्धमान है। ऐसे आपको कॉपी में लिखना है एग्जाम के आंसर। हल्के में मत लीजिएगा इस प्रश्न को, 1 नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया अपना आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि r पर हमारा जो भी x है वो r से आ रहा है, फंक्शन हमें दे रखा है e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं e की पावर वाले, चाहे अगर मैं यहाँ पर e⁻²x लिखा है ना, अगर यहाँ e में -2x भी लिख दूँ तो इसका मान धनात्मक ही होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा धनात्मक होते हैं, कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तुम x का मान कुछ भी रख दो, यहाँ पर प्लस का रखो, माइनस का रखो, बट्टे में रखो, दशमलव रखो, ये हमेशा एक धनात्मक राशि ही देता है। क्योंकि कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि भैया e का जो मान होता है, ये जो e है एक्सपोनेंशियल, इसका मान कितना होता है, बता सकते हो, कमेंट करके बताओ कितना होता है। इस e का जो मान होता है वो होता है 2.73 के लगभग आसपास का मान, और भी होता है लेकिन 2.73 होता है। तो आप सोचो 2.73 है e का मान, और इस x की जगह पर कुछ भी प्लस का माइनस का जो भी आपके मन में आ रहा है रख के देखो, क्या ये मान कभी नेगेटिव की ओर जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं होगा। तो दिमाग में हमेशा रखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा धनात्मक होते हैं। चाहो तो कॉपी में नोट करके लिख लो एक जगह कोने पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा धनात्मक होते हैं, चाहे पावर में प्लस रहे या
माइनस रहे, इट डजेंट मैटर। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले आज लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है फंक्शन x e की पावर 2x दे रखा है। तो जो भी फलन होता है हम क्या करते हैं, जो भी फलन होता है हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं, e की पावर 2x का e की पावर 2x और x का गुणज क्या है 2, वो गुणे में लग जाएगा। ये हमारा आ गया एवलश x। अब ये फलन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड कर रहा है e की पावर 2x पर, क्योंकि दो तो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इस पर निर्भर कर रहा है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे यदि x कहाँ से आया, वास्तविक संख्या से आए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x हमेशा हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, e की पावर 2x हो, e की पावर x हो, e की पावर 7x हो, माइनस हो, कुछ भी हो पावर में, e की पावर में कुछ भी हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये मत सोचिए कि 2x हो तो ही पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3x 7x कुछ भी हो, e की पावर में कुछ भी हो, प्लस का हो माइनस का हो, वो चीज़ हमेशा क्या होगी, धनात्मक राशि होगी। ठीक है, अतः एफ डैश एक्स धनात्मक होगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो अतः एफ डैश एक्स धनात्मक होगी। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक को कैसे लिखते दिखाते हैं, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए फलन x बराबर r पर, x बराबर r पर वर्धमान है, ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्न बनेंगे धनाधड़, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने उदाहरण में कर रखा था, उदाहरण में कॉस का किया था, यहाँ पर साइन का दे रखा है, बल्कि और आसान है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है साइन एक्स इस इंटरवल में वर्धमान है, इस इंटरवल में ह्रासमान है, और इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। किया था कि नहीं किया था कल, है ना। तो देखिए सबसे पहले हल में आ जाते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को फलन, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, फलन अपने को दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, तो जो भी फलन हमें दिया जाता है हम क्या करते हैं, एक बार उसका अवकलज करते हैं। तो साइन एक्स का अवकलज क्या हो गया, कॉस एक्स। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब हमारा फलन वर्धमान होगा ह्रासमान होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, कॉस एक्स। अंतराल हमें दे रखा है, चलिए आपको एक बार डिटेल में बना के दिखा देता हूँ दोबारा। चतुर्थांश, ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पर क्या होता है 2π होता है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, है ना, आप लोग कोचिंग पे ही तो आ रहे हो हमारे एप्लीकेशन पे, क्यों बच्चों। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में π/2 से पाई में, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले ए ऑप्शन पे आ जाओ, क्योंकि 0 से π/2 में प्रथम चतुर्थांश में कॉसेक्स क्या होता है, पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 में कॉस एक्स धनात्मक है, धनात्मक आपने दिखा दिया, इसीलिए f' x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसीलिए
फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है तो f' का मान 0 से बड़ा हो गया, यानी कि ये वर्धमान है। नेगेटिव आता है तो ह्रासमान हो जाता। अब आ जाओ दूसरे इंटरवल में, क्या बोला, π/2 से पाई में, π/2 से पाई में यहां पर। तो देखो cos x का मान π/2 से पाई में, साइन और cosec पॉजिटिव रहते हैं दूसरे में, तो cos का मान क्या होगा, नेगेटिव। cos x का मान इस इंटरवल में ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक है तो ये हो गया नेगेटिव। f' का मान क्या हो गया, 0 से छोटा, चूंकि f' का मान हो गया 0 से छोटा, इसीलिए फलन π/2 से पाई में ह्रासमान है। π/2 से पाई में क्या है दोस्त, ह्रासमान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इस इंटरवल में पॉजिटिव था क्योंकि इकलौता cos x ही है, तो फलन हमारा वर्धमान हो गया। इस इंटरवल में नेगेटिव आया तो फलन हमारा ह्रासमान हो गया। यही अपने को सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं 0 से पाई में, सी ऑप्शन में आ जाओ। 0 से पाई में, 0 से पाई, यहां से यहां तक पूरे में देखो, तो यहां से यहां तक cos x का मान पॉजिटिव है, यहां से यहां तक cos x का मान नेगेटिव है। तो 0 से पाई जब बोल दिया, एक इंटरवल बन गया वो पूरा, तो इसमें इसका व्यवहार बदल रहा है। यहां से यहां तक पॉजिटिव है, यहां से यहां तक नेगेटिव है। ठीक है, तो भैया ना तो इसका नेचर एक जैसा नहीं है, एक इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हम बता नहीं सकते कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है पूरे इंटरवल में। इसका नेचर डिसाइड नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, जब ऐसा होगा कि इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो फलन ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। अगर दोनों पॉजिटिव रहता तो मैं बोल देता कि वर्धमान है, दोनों नेगेटिव रहता तो मैं बोलता था ह्रासमान है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मैं बोल ही नहीं सकता कि भाई क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 0 से π/2 में फलन धनात्मक है, फलन बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पर cos x बोलना पड़ेगा, है ना। धनात्मक है तथा π/2 से पाई में cos x ऋणात्मक है। ऋणात्मक है इसीलिए पूरे की बात करेंगे। 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ये लिख देंगे आप। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों बताइए कमेंट में, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, एक नहीं दो किया था, तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हो सकता है बड़े नंबर में, हो सकता है छोटे नंबर में। ये छोटा सा प्रश्न है तो छोटे नंबर में ही आएगा। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें से ये जो फलन है किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल पे ह्रासमान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, फलन दे रखा है 2x² - के 3x
काम क्या होता है, जो भी फलन दिया जाता है उसको क्या करना होता है, एक बार अवकलज कर दो भैया अवकलज। तो ये हो जाएगा 2, सामने आ जाएगा 2 दूनी 4x, और इसका अवकलज क्या हो जाएगा 3, 3 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1, ये हो गया अवकलज। फिर हम क्या लिखते हैं, निरपेक्ष बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए निरपेक्ष बिंदु के लिए निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है उसको हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। रखो 0 के बराबर, 4x माइनस 3 को मैंने रख दिया 0 के बराबर, माइनस का 3 इधर के हो जाएगा प्लस का 3, 4 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, 3/4। ठीक है, 3/4 यानी कि 1 से छोटा मान है। तो एक ही बिंदु आया है, कितना बिंदु आया है, एक ही बिंदु आया है। तो इसको अब संख्या रेखा पे दिखाना है अपने को। तो इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी। एक्स का मान आया मिला है हमें 3/4। तो आपको 2 इंटरवल मिलेंगे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन पे हमें चेक करना है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, यहाँ लिखते हैं हम एफ डैश एक्स। क्या है बच्चों एफ डैश एक्स हमारा, 4x माइनस का 3, और यहाँ पे हम लिखते हैं चिन्ह। पहला अंतराल क्या है अपना, ये जो अंतराल है वो ओपन इंटरवल में लिखे जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अगला क्या हो जाएगा, 3/4 से प्लस के इन्फिनिटी। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हल करने की। बाउंड्री पॉइंट्स हमें नहीं लेने क्योंकि ओपन इंटरवल में है, तो नेगेटिव में जा रहा है बड़ा मान, इधर पॉजिटिव में जा रहा है बड़ा मान। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए एक मान ले लेता हूँ बड़े में, x का मान माइनस का 10 ले लिया। जो एक बिंदु पर जैसा व्यवहार होता है पूरे इंटरवल पे वही व्यवहार होता है। तो मैंने x का मान क्या ले लिया, माइनस का 10 रखूंगा मैं, माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा, 10 रखते ही सो देखो x की जगह पे मैं 10 रखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 43। चिन्ह क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आने पे क्या होता है, ह्रास मान। इस इंटरवल पे ये जो फलन है वो क्या है, ह्रास मान है। अब आ जाओ इधर, देखो पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस के इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो मैंने इधर से एक एक्स का मान बड़ा वाला लिए प्लस के 10 रखो यहाँ पर। 40 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 37। 37 क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने पे क्या होता है, वर्धमान। कोई दिक्कत। सर आपने कल क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया था, उसमें हिंदी में क्या बताते हैं, हिंदी में मैं निरपेक्ष बिंदु, क्रिटिकल बिंदु को निरपेक्ष बिंदु कहते हैं, कभी कभी क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, तो निरपेक्ष लिखो। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी तो पूछ सकते थे, अभी इससे पहले भी तो क्वेश्चन किया था। निरपेक्ष बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स के मान को 0 रखते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकल जाता है, फिर रखते हैं। ठीक है, तो इस इंटरवल पे ह्रासमान आ गया, इस इंटरवल पे वर्धमान आ गया, ये आप लास्ट में लिख देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इससे आपको ट्राई करना है, आंसर क्या आता है मुझे बताना। तो आज क्लास लेने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था बच्चों, और इस 25-30 मिनट लेट हमारा क्लास स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई थी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन सीखा, उसके सारे उदाहरण किए, प्रश्नावली स्टार्ट की, प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न भी हमने कर लिए। 5वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ, ट्राई करके मुझे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, कल की क्लास 5वें से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम एक क्लास में शॉर्ट निपटा देंगे पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में। और हाँ बच्चों, जैसे ही 6.2 प्रश्नावली खत्म होगी उसके अगले दिन टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 का, और वो चैप्टर नंबर 5 का
टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव में हो सकता है, या फिर दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। और अभी हमारे बैच में आ जाएगा जो 13 दिन 13 सीरीज है, चैप्टर नंबर 4 और 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रिपरेशन करते रहना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए क्लास में। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं। जय हिंद।